नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों। सच कहूं तो टेलीविजन में 15-17 सालों से काम करने वाले किसी एक टेलीविजन पत्रकार से, किसी एक रिपोर्टर से, किसी एक एंकर से अगर मुझे रश्क हुआ है तो उसका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार की भाषा, रवीश की शैली, रवीश की रिपोर्ट, रवीश का अंदाजे बयां, सब कुछ अनूठा, अनोखा और सबसे जुदा है। और ऐसा मैं आज पहली बार ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत सारे लोग टेलीविजन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। शानदार भाषा रही है, शानदार रिपोर्टिंग की है, बहुत अच्छी खबरें की है। लेकिन रवीश में जो बात है ना, उसकी रिपोर्ट मुझे आज भी याद है। जब रवीश की रिपोर्ट एनडीटीवी पर हर रात शायद 9 बजे तब भी प्रसारित होती थी, 9 या 8, मुझे टाइम अभी याद नहीं है। बाद में कई सालों से रवीश प्राइम टाइम कर रहे हैं। उस रिपोर्ट की, किसी भी रिपोर्ट की कोई भी लाइन आपको रवीश होने का सबूत देता है। और रवीश कुमार अब एनडीटीवी से इस्तीफा देकर अलग हो चुके हैं। यह होना ही था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे अंदाजा था कि देर सवेर होना है, चाहे आज होता, चाहे 10 दिन बाद होता, चाहे 4 महीने पहले होता, चाहे 6 महीने पहले होता। इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। उस पटकथा का क्लाइमेक्स आपने देखा उनके इस्तीफे की शक्ल में। लेकिन रवीश के इस्तीफे के बाद जिस ढंग से बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं, उसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, न्यूज रूम में काम करने वाले एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या न जाने क्या क्या है, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। रवीश के इस्तीफे पर उन्हें लग रहा है पता नहीं उन्हें क्या मिल गया है। रवीश की एनडीटीवी से रवानगी को लेकर बहुत जोश और उत्साह में वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों का ट्विटर प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे, उन तमाम लोगों का बैकग्राउंड बीते 4, 5, 6 सालों में चेक करेंगे तो सब में एक कॉमन दिखेगा, सबका मालिक एक है। मालिक का नाम फिलहाल नहीं ले रहा। और रवीश कुमार, मुझे लगता है पहले ऐसे पत्रकार हैं, बीते 10-15 सालों को अगर याद करूं, जिस पत्रकार के इस्तीफे के बाद हजारों लाखों लोग लगातार सोशल मीडिया पर रवीश के बारे में लिख रहे हैं, रवीश के प्रति अपनी सहानुभूति जता रहे हैं, रवीश को समर्थन दे रहे हैं, रवीश को हौसला दे रहे हैं, रवीश के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। और तो और, जिस रवीश कुमार ने चंद दिन पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिस रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर कल तक शायद 6 या 6.5 लाख या 6.25 लाख सब्सक्राइबर थे, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 1 मिलियन होने ही जा रहा है, या हो सकता है हो चुका हो। मतलब सुबह से लेकर अभी तक लगभग 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर, सिर्फ उसके इस्तीफे की खबर के बाद। ये रवीश के चाहने वाले देश भर में जिस तरह से रवीश के साथ खड़े होते हैं, ये उसकी ताकत है, ये उसकी पूंजी है, ये रवीश ने अर्जित किया है। और शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि मुझे हमेशा रवीश की शैली, उसकी भाषा से रश्क हुआ है। एक किताब रवीश ने लिखी थी, लघु कथाओं का संग्रह है, इश्क में शहर होना। भाषा के स्तर पर या संवेदना के स्तर पर या चेतना के स्तर पर या भावुकता के स्तर पर रवीश को समझना है तो उसकी हर पंक्ति उस किताब की वानगी है। लेकिन मैं कह रहा हूं रवीश से रश्क होना। बहुत सारे लोग जलते हैं और वो तमाम जलनखोर लोग जो जलते रहे वो जश्न मना रहे हैं। मैं रवीश से कई मुद्दों पर हो सकता है असहमत रहा होऊंगा या रहा हूं। हो सकता है कई बार लगे कि वो अतिरेक में कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन रवीश का जो अंदाज है और जो प्रस्तुति है, और जैसा कि मैंने कहा कि 96 रवीश ने अपने वीडियो में, जो आज सुबह वीडियो में रवीश ने कहा है कि अपनी कहानी खुद सुनाइए, उसका कुछ हिस्सा मैं इस वीडियो में आगे आपको सुनाऊंगा। 1996 में एक चिट्ठी छांटने वाला लड़का एनडीटीवी जैसे अभिजात्य रिपोर्टर या लोगों के बीच, जहां बड़े बड़े अफसरों और अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों के बच्चे, विदेशों में पढ़कर आए लोग, अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़कर आए लोग, जो अंग्रेजी भी बोलते थे तो लगता था कि ये
इंग्लैंड और अमेरिकन की तरह, अमेरिका से आए लोगों की तरह अंग्रेजी बोल रहे हैं। उसके बीच बिहार के एक छोटे से शहर से आया हुआ लड़का उस एनडीटीवी में दाखिल होता है। उस दौर में अगर हम बात करें 96, 97, 98, 2001, 2, 3, 4, 5, जिस भी संस्थान में मैं था, तब भी एनडीटीवी का ग्राफ और एनडीटीवी के बारे में धारणा, एनडीटीवी में जो लोग काम करते थे उनको लेकर ईर्ष्या और जैसा कि मैंने कहा रश्क लोगों में होता था। एक संस्थान के तौर पर जिस तरह से एनडीटीवी ने लोगों को स्क्रीन पर जगह दी, जिस ढंग से एनडीटीवी ने लोगों को आज़ादी दी, जिस तरह से एनडीटीवी ने लोगों को फ्लरिश होने दिया, वो अपने आप में एक मिसाल है। तमाम असहमतियां एनडीटीवी से हो सकती है और आज एनडीटीवी को अगर अडानी ने खरीद लिया तो रवीश को जाना ही था। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एक रवीश कुमार अगर बनता है अपनी मेहनत, लगन और मैं कहूंगा अपनी तपस्या से, तपस्या शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि टेलीविजन में टीआरपी का रेस होता है, रैट रेस, हर आदमी उसमें शामिल होता है, भागता है। कई बार जो नहीं चाहता है वो भी करता है, कई बार जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। हम सब ने किया होगा। लेकिन रवीश के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे 15 साल का, इसलिए मैंने कहा रवीश से रश्क हुआ है और मुझे कई बार लगा कि वो आज़ादी उसे मिली जिसका उसने इस्तेमाल किया। रवीश ने हमेशा, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे मजलूम हों, चाहे विश्वविद्यालय में जो मुश्किलें हैं उसकी बात करनी हो, चाहे नौकरी सीरीज, एक आदमी टेलीविजन पर महीनों महीने तक बेरोजगारी पर, नौकरी न होने पर या नौकरियों की परेशानियों पर सीरीज करता हो, गांव, कस्बे, शहर में घूमता और भटकता रहा और हर दौर में रवीश ने वैसा ही काम किया। आज के दौर में रवीश को चिन्हित करने की लगातार कोशिश हुई, उसे टारगेट करने की कोशिश हुई, आज भी हो रही है, उसके इस्तीफे के बाद भी हो रही है, मरसिया लिखा जा रहा है। लेकिन रवीश कुमार ने जो हासिल किया है, जो इज्जत कमाई है, रवीश कुमार ने जो मोहब्बत कमाई है, उसे मैंने चश्मदीद के तौर पर बीते 2 सालों में जब देश के अलग अलग हिस्सों में मैं घूम रहा हूं तब मैं महसूस करता हूं। जिस भी शहर में मैं गया, जिस भी राज्य में मैं गया, जिस भी कस्बे में मैं जाता हूं, जिस भी गली नुक्कड़ चौराहे पर मैं जाता हूं, वहां रवीश को चाहने वाले मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं तो रवीश का जिक्र करते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे यूट्यूब पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर हजारों लोगों ने रवीश के काम की तारीफ की है और रवीश की हौसला अफजाई की बात करते हैं। यह रवीश की ताकत है, इसे न तो कोई छीन सकता है, न किसी चैनल से बाहर होने के बाद या इस्तीफा देने के बाद यह मोहब्बत रवीश से अलग हो सकती है। बल्कि मोहब्बत की बानगी तो आज सुबह मिल गई। 3 लाख सब्सक्राइबर मामूली बात नहीं होते हैं। 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर होना, जो हो सकता है अगले 1 महीने में 3 मिलियन हो जाए, 5 मिलियन हो जाए, 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, जो भी है, ये वो मोहब्बत है जो मोहब्बत रवीश को उसके दर्शकों ने दी है। और ये मोहब्बत रवीश ने अपनी पात्रता से अर्जित की है। पात्रता इसलिए बोल रहा हूं कि जब एनडीटीवी में रवीश था, मैं उस दौर की भी बात कर रहा हूं, 10, 11, 12, 13, 14, उसके पास भी विकल्प था कि वो आसान रास्ता चुनता, सिर्फ टीआरपी वाला रास्ता चुनता। लेकिन रवीश ने वो रास्ता चुना जो संकरा था, हाईवे नहीं था, पथरीला भी था, पगडंडी भी थी, खतरे भी थे, गिरने के भी खतरे थे। लेकिन रवीश लगातार उस रास्ते पर चलता रहा, लड़खड़ाता रहा, खुद को 0 टीआरपी वाला एंकर कहता रहा, खुद को ही मानते हुए कि मेरे शो को टीआरपी नहीं मिलती, उसके बाद भी काम करता रहा। हालांकि चैनलों की आलोचना करता रहा, यूट्यूब के जरिए जो लोग कंटेंट बनाते थे उसकी आलोचना करता रहा। ठीक है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका अपना तरीका था। उसमें कई बार हो सकता है बहुत लोगों को असहमति होती हो उसके किसी मुद्दे को जिस ढंग से रवीश पेश करता है या उनके विचार जिस ढंग से उस पर आते, हो सकता है असहमति हो। असहमति दर्ज करने, असहमति रखने का हक सबको है। लेकिन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जिसने रवीश की तरह लगातार निरंतरता बनाए रखी 15-20 साल तक एक तरह से काम करते हुए। आज जो लोग रवीश को कह रहे हैं कि वो इस दौर में मोदी से सवाल पूछ रहे हैं या बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या यहां आलोचनात्मक तेवर है, तब वो कांग्रेस की दलाली करते थे, अनाप शनाप जो लोग लिख रहे हैं। कल रात से मैंने कई वीडियो ट्विटर पर देखा है, उसमें उस दौर के भी वीडियो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, गांव गली और कस्बे में घूमा करता था, पानी, बिजली, सड़क और स्कूल की बात करता था। और वैसी रिपोर्ट रवीश लगातार वही करता रहा,
तभी रवीश की रिपोर्ट का नाम रवीश की रिपोर्ट थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट भारतीय टेलीविजन में ऐसी रिपोर्ट, ऐसी पत्रकारिता की मिसाल है जो 10 साल बाद भी अगर रवीश की रिपोर्ट को ट्रांसक्राइब कोई करे और उनके लिखे, रवीश के लिखे शब्दों को देखे और उन तस्वीरों को देखे, तो भारत की वो स्याह तस्वीर आपको दिखेगी जो शायद बाकी चैनलों पर नहीं चली, या किसी रिपोर्टर ने उस तरह से उतना काम करने की कोशिश नहीं की, या कह सकते हैं बहुत सारे लोग करना चाहते होंगे, उन्हें वो आज़ादी नहीं मिली। यहां मैं एनडीटीवी को भी श्रेय दूंगा कि एनडीटीवी ने अगर रवीश को वो आज़ादी नहीं दी होती, वो स्पेस नहीं दिया होता, तो रवीश आज नहीं बनते। उसके लिए वो स्पेस और आज़ादी भी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत शानदार लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें वो स्पेस ना मिले। लेकिन इसका एक काउंटर भी है, जब लोग ऐसी बात करते हैं उसका भी तर्क देता हूं। कल भी किसी ने लिखा कि एनडीटीवी ने रवीश को स्पेस दी इसलिए रवीश बन गए, तो मेरा उसका एक काउंटर भी है। लेकिन भाषा कहां से लाएंगे? क्या जो कोई भी आदमी को टेलीविजन स्पेस मिल जाए सब ऐसे काम करता है क्या? आज भी तो टेलीविजन स्पेस बहुतों को मिला हुआ है, बहुतों को स्क्रीन मिला हुआ है। क्या कर रहे हैं स्क्रीन पर? चापलूसी, चरण वंदना, पादुका पूजन, सरकार को खुश करने के लिए दिन रात ऐसी बातें करते हैं, या हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत की तीली लेकर टेलीविजन स्टूडियो में बैठते हैं, चैनल के स्क्रीन पर अवतरित होते हैं, शो शुरू होने से लेकर आखिर तक एक एजेंडा ड्रिवन डिबेट या पत्रकारिता करते हैं, और नजर इस बात पर रखते हैं कि उनके शो को कहां देखा गया, सत्ताधीशों तक उनकी बात पहुंची या नहीं, या जो सत्ताधीश हैं उनके दरबार में आज उनके शो से कुछ उनका नंबर बढ़ा या नहीं। मुझे लगता है रवीश ने इसकी कोशिश कभी नहीं की, और यही रवीश को अलग करता है। 2014 के पहले के कुछ वीडियो मैंने देखे, आज ही देखे। न्यूज लॉन्ड्री में एक रवीश का इंटरव्यू है, ट्विटर पर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। उस इंटरव्यू में भी रवीश ने उस दौर में राहुल गांधी की आलोचना की थी। राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं देते, या इंटरेक्ट नहीं करते, या मिलते नहीं हैं, या सत्ता में जो लोग हैं वो जनता से संवाद नहीं करते। बहुत सारी बातें रवीश ने लिखी, बोली, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और जो सत्ता में जिस दौर में होता है सवाल, उस दौर में उसी से पूछा जाना चाहिए। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी, आज सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। लोग चाहते हैं आज भी राहुल गांधी से सवाल पूछे। जब राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह थे, तब रवीश भी वही काम कर रहे थे, और लोग भी, बहुत सारे लोग वही काम कर रहे थे। बहरहाल मुद्दा रवीश की, तो बहुत सारे पत्रकार जो खुश हो रहे हैं रवीश के इस्तीफे पर, उनको मातम मनाने का भी मौका मिलेगा जब रवीश यूट्यूब पर अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। और मैं सलाह देता हूं रवीश को कि जो रवीश की रिपोर्ट के तौर पर रवीश की पहचान थी, कोशिश करें कि फील्ड में जाएं, लोगों से मिलें। वो उनकी ताकत थी जो लोगों को समझने की, परखने की, समाज के संरचना को समझने की, सामाजिक चेतना को छूने की, या लोगों के मर्म पर हाथ रख के उनकी भावना, उनकी मुश्किलों को समझने की रवीश की जो ताकत थी, उस ताकत का इस्तेमाल रवीश एक बार फिर से फील्ड में निकल कर सकते हैं। ये यूट्यूब उन्हें ताकत देगा, और जब रवीश का यूट्यूब ग्रो करेगा तो वही तमाम लोग छाती पीटेंगे जो आज जश्न मना रहे हैं। बहुत सारे लोग रवीश के साथ हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत सारे पत्रकार, एक्टिविस्ट, स्क्रीन पर कुछ लगा रहा हूं, लगातार लिख रहे हैं। अब रवीश को आज़ादी तो बहुत मिली, लेकिन वो आज़ादी एनडीटीवी के स्क्रीन पर थी, अब आज़ादी उन्हें नौकरी से भी मिल गई। मुझे उम्मीद है इस आज़ादी का इस्तेमाल वो अपने ढंग से फिर करेंगे, और रवीश इन तमाम आलोचनाओं से, जो आलोचनाएं रवीश को बीते 8 साल में झेलनी पड़ रही है, मुझे लगता है इन आलोचनाओं से ताकत ग्रहण करेंगे, और बिना सोचे, बिना किसी तरह के दबाव में आए, दबाव मतलब सत्ता प्रतिष्ठान का नहीं, इन आलोचनाओं का, रवीश निखरेंगे, मुखर होंगे, बोलेंगे। और अब रवीश का एक छोटा सा वीडियो इस अपील के साथ कि रवीश के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दिखाइए कि ऐसे लोग जो सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल करते हैं, जो देश में लोकतंत्र की सलामती के लिए लिखते बोलते हैं, जो चाहते हैं कि देश का जो संविधान, संवैधानिक अधिकार हर नागरिक को देता है, किसी भी कौम, किसी भी समाज, किसी भी तबके का अगर के अधिकारों का अगर हनन होता है, अगर सत्ता प्रतिष्ठान किसी को हाशिए पर रखकर और किसी बहुसंख्यक की जमात के दम पर कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखता है या ताकत दिखाता है, तो उस ताकत के साथ खड़े होने के लिए अगर कोई ऐसा शख्स आता है तो उसे आपके समर्थन और सपोर्ट की जरूरत है। और यही रवीश ने कहा भी है
प्रिय जनता या माननीय जनता करके उसने कुछ लाइनें भी लिखी है, वीडियो में भी कहा है। जम के रवीश कुमार के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, दिखाइए कि ऐसे लोग वाकई जनता के नुमाइंदे हैं। पत्रकारिता वो लोग कर रहे हैं जो जनता के साथ खड़े होते हैं और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, न कि वो लोग जो सरकार के सामने लेटकर दंडवत होकर ट्विटर पर फॉलो बैक का प्रसाद पाने के लिए या सत्ता के दरबार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए या सिर्फ इस एहसास के लिए कि मोदी, शाह, योगी की सत्ता उन्हें पसंद करती है या उनके गुड बुक में है, कुछ भी कर गुजरते हैं। पत्रकारिता को तिलांजलि दे देते हैं। पत्रकारिता के दायरे से बाहर जाकर प्रवक्ता बनने से भी गुरेज नहीं करते। दल के, मोदी के, शाह के। रवीश इन सब से अलग तब भी था, 2014 के पहले भी था, 2009 के पहले भी था, आज भी अलग है। और यही अलग होना रवीश को रवीश कुमार बनाता है। अवार्ड तो कई मिले, अवार्ड अभी और मिलेंगे। तो रवीश, मेरी शुभकामनाएं। मान लो जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत अगले 2 साल 4 साल में तुम्हें इतना आनंद देगी कि लगेगा कि 96 से आज जो 26 साल की नौकरी एक तरफ और ये दौर एक तरफ, तो एक तरह से पुनर्जन्म है। फिलहाल रवीश का वीडियो छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ और फिर मुलाकात होगी। मैं अहमदाबाद में हूँ, बहुत जल्दी मैं होटल पहुँचा क्योंकि रवीश की आलोचना इतनी बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं गैंग अप करके, तो मुझे लगा अपनी बात भी कहनी चाहिए। और ये भी कि सब्सक्राइब कीजिए रवीश कुमार को। आज मुझे मत सब्सक्राइब कीजिए, आज सिर्फ रवीश कुमार को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को ज़रा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं। इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं। अनेक साथी, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब शामिल हैं। कितने लोगों ने साथ दिया है। इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूँ। काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो, कैसे एक का नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं, और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है, मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ।
अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूंगा, लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था, बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की ज़रूरत है। एनडीटीवी ने एक चीज़ सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम। एंकरों के स्टार बनाए जाने के बाद यह धारणा टूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा काम होगा। अभी इस बात को यहीं रहने देता हूँ, कभी किसी और वक्त के लिए, तब जब आप भावुक ना हों, तब जब मैं भावुक ना हूं कि एनडीटीवी छूट रहा है। अगस्त 1996 में एनडीटीवी से औपचारिक रूप से जुड़ा था। अगस्त 1996 में ट्रांसलेटर के रूप में, अनुवादक के रूप में। लेकिन उसके पहले कई महीनों तक मैं यहाँ चिट्ठियाँ छांटता रहा। बोरे में चिट्ठियाँ आती थीं और मेरे पास रख दी जाती थीं। तब दर्शक पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियाँ भेजा करते थे। देश भर से दर्शक अपने हाथों से अलग अलग कार्यक्रमों के एंकरों को लिखा करते थे। इन्हें पढ़ते हुए मैंने टीवी के कार्यक्रमों के आसपास दर्शकों को बनता देख रहा था। मेरा काम था उनकी बारीक नज़र से लिखी गई चिट्ठियों पर रिपोर्ट बनाना और एंकरों या कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को सौंप देना। दिहाड़ी का काम था, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, पैसे मिलते थे। मेरी ज़िंदगी में यह काम आज भी जारी है। आज भी आप मुझे सैकड़ों की संख्या में मैसेज लिखते हैं, हाथ से लिखी चिट्ठियां भी आती हैं, बहुत अच्छी लिखावट में। मैं ज़्यादातर मैसेज पढ़ता भी हूं और सभी के नहीं तो बहुतों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। कई बार तो अपनी निराशा भी आपसे साझा कर देता हूं। मैं आपके बीच आकर अपने मन का भाव नहीं छिपाता, क्योंकि मैं आपके बीच बताने के लिए आता हूं। अगर खुद को ही छिपाने लगा तो वो पूरा बताना नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि कई हजार दर्शकों के पास मेरे लिखे हुए जवाब होंगे। उंगलियों में दर्द रहने के कारण इन दिनों जवाब देना कम कर दिया है। तो एक तरह से जिन चिट्ठियों से एनडीटीवी में मेरी शुरुआत होती है, उनका आना जाना आज भी जारी है, आज तक जारी था। वो काम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इतने सारे सुझावों, जवाबों, अपेक्षाओं, शिकायतों और डांट के बीच सोना, जागना और जीना मुझे आपके हवाले करता चला गया। मैं खुद के पास तो रहा ही नहीं, आपके बीच गया तो घर ही नहीं लौटा। शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। तो खैर, उसके बाद अनुवादक बना और कई पत्रकारों की रिपोर्ट का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता रहा। इसके बाद मैं रिपोर्टर बन गया और फिर मेरी दैनिक रिपोर्ट की अलग यात्रा शुरू होती है। रवीश की रिपोर्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से यह एनडीटीवी में ही संभव हुआ कि एक चिट्ठी छांटने वाला इसके एक चैनल का ग्रुप एडिटर, समूह संपादक बनता है और आज उसे छोड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ पीछे खड़ी हैं इस एक पत्रकार के पीछे। तो स्वाभाविक है कि ये नौबत आनी थी, इसका अंदाज़ा मुझे पहले भी था। लेकिन जिस दिन आता है उस दिन अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरे बारे में मूल्यांकन करें, इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग गया। उतर रहा हूँ जहाज से, बात कर रहा हूँ चाय बेचने की। सहानुभूति के लिए या फिर अपने संघर्ष को महान बताने के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इस देश में हर किसी का संघर्ष ही पहाड़ चढ़ने के जैसा है। आप एम्स के बाहर मरीज जो खड़े हैं, उनके परिजन जो खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और आपका दुख कितना कम है, छोटा है। लेकिन आज के दिन मैं आप सभी के बीच दर्शकों की बात करना चाहता हूं।